हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनिटी। मेरा नाम मोहित गोयनका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर के 30 क्वेश्चंस विच आर अपलोडेड बाय एनटीए ऑन इट्स अभ्यास ऐप चैप्टर वाइज टेस्ट। हम लोगों ने ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन डिस्कस कर रखा है, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहता है एन एथलीट इन द ओलंपिक गेम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकेंड्स। His kinetic energy can be estimated to be in the range, ठीक है, रेंज बताना है हमें। Assume the weight of the athlete to be between 50 kg and 100 kg, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, दिस इज 10 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है, दिस इज योर हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। नाउ मास का हमको रेंज दिया है विच इज़ 50 kg से लेके 100 kg। अगर 50 kg मान ले तो वेलोसिटी का स्क्वायर कीजिए, ये आपको 100 हो जाएगा, दिस इज़ योर 2500 जूल्स, राइट, 2500 जूल्स। और जो आपका इसका अपर लिमिट हो सकता है, राइट, ये आपका 50 kg के कॉरस्पॉन्डिंग है। और अगर मास 100 kg हो जाएगा तो यही काइनेटिक एनर्जी आपका ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट फाइनल आप जा सकते हो वो है 5000 जूल्स तक, राइट। तो यहाँ पे जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम 2000 जूल्स टू 5000 जूल्स। इसमें हमारा रेंज कवर हो रहा है 2500 जूल्स से लेके 5000 जूल्स तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। Two bodies of masses m and 4m are moving with equal kinetic energies. Equal kinetic energies. The ratio of the linear momentum will be how much? अब हम सबको लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का एक रिलेशन पता होना चाहिए, दैट लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk, राइट। अगर आपका k कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं दिस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। हमें लीनियर मोमेंटम का ही रेशियो बताना है, दैट इज p1 बाई p2, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ m1 बाई m2, ठीक है। अब मासेस आपको दे रखा है, m है और 4m है, तो ये आपको हो जाएगा 1/2 विच इज योर ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है एन आइडियल स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट के इज हंग फ्रॉम द सीलिंग एंड अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज अटैच्ड टू इट्स लोअर एंड इफ द मास इज रिलीज्ड विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड। तो ये आपका इनिशियल कंडीशन है जब स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है। हमने इस सेटअप को यहाँ से रिलीज किया तो जाहिर सी बात है कि ये ब्लॉक आपका नीचे की तरफ मूव करेगा। इनिशियली इसका स्पीड 0 है, फाइनली ये ब्लॉक नीचे जाते जाएगा और स्प्रिंग में एक मैक्सिमम इलोंगेशन जब आएगा तब आपका ब्लॉक का स्पीड फिर से 0 हो चुका होगा, यानी कि इससे नीचे वो और गया नहीं, राइट। मान लेते हैं कि ये जो इलोंगेशन आया है वो x है, तो हमसे ये x ही पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन दी स्प्रिंग, राइट। तो हम इस सवाल को एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। समझिए बात को, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल स्पीड भी 0 है और फाइनल भी 0 है, राइट। तो एनर्जी एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये ब्लॉक आपका x हाइट नीचे गिरा है, विच मीन्स इट हैज लॉस्ट सम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज mgx। सो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ kx स्क्वायर। खत्म, एक x से इसको उड़ा दो, सो यहाँ से आपका x आ जाएगा 2mg डिवाइडेड बाई k एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मच वर्क मस्ट बी डन बाय अ फोर्स ऑफ 50 kg बॉडी इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट इट फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड बॉडी का 0 है, फाइनल स्पीड बॉडी का 20 मीटर्स पर सेकेंड है, राइट। हमसे वर्क डन पूछ रहा है, तो हम सबको वर्क एनर्जी थ्योरम से पता है दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। तो आपका मास यहाँ पे 50 kg है, वी स्क्वायर यानी कि 400 और आपका यू तो 0 ही था, सो दिस बिकम्स हाउ मच, ये आपको हो जाएगा 200। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपको आ जाएगा 10 to the power 4 जूल्स एंड दिस इज ऑल्सो योर ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। अ बॉडी कंस्ट्रेन टू मूव अलॉन्ग जेड एक्सिस, आपका बॉडी सिर्फ जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ दिस मच, राइट।
What is the work done by this force in moving the body by a distance of 4 meter along the z axis? ओके तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? आपका डिस्प्लेसमेंट है 4k कैप और आपका फोर्स वेक्टर इतना है, तो हमसे तो वर्क डन पूछा है। वर्क डन क्या होता है? F डॉट R होता है, राइट? तो जब आप डॉट लोगे तो k वाला k के साथ रिजल्ट दे देगा, k डॉट आई 0 हो जाएगा, k डॉट j 0 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से हमको दिख रहा है 4 इंटू 3 12 जूल्स आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। An engine is attached to a wagon through a shock absorber of length 1.5 मीटर। समझिए, ये आपका इंजन है, ये आपका वैगन है, ठीक है? डब्बा है कोई पीछे, बीच में ये आपका शॉक एब्जॉर्बर है। सो बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर इज अ सेटअप विच हैज़ अ स्प्रिंग इन इट। तो शॉक एब्जॉर्बर की जगह मैंने यहाँ पे सिर्फ एक स्प्रिंग दिखाया है, ठीक है? सिंपल वर्जन दिखाया है। इसका लेंथ आपको दे रखा है 1.5 मीटर। द एंटायर सिस्टम विद अ टोटल मास ऑफ 50,000 kg was moving with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कीजिए मीटर्स पर सेकेंड में, ये आपको हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। When the brakes are applied to bring it to rest, यानी कि इवेंचुअली इसका स्पीड 0 हो जाता है। In this process the spring of the shock absorber gets compressed by 1 meter। तो ये देखिए स्प्रिंग 1 मीटर से कंप्रेस कर गया है। If 90% of the energy of the wagon is lost due to friction, right? यहाँ पे आपको फ्रिक्शन कुछ लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन के कारण आपसे बोलता है कि 90% एनर्जी सिस्टम से डिसिपेट हो गया। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज हाउ मच, राइट? देखिए, एक तो तरीका हो सकता है कि आप इसको एकदम ट्रेडिशनल तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए और इक्वेशंस बनाइए, सॉल्व कीजिए, और एक है लॉजिकल तरीका, ठीक है? अगर कोई भी फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं होता, then the entire kinetic energy would have got converted into potential energy of spring। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? शुरुआत में इस सिस्टम के पास कोई काइनेटिक एनर्जी है, लेट अस से k नॉट, राइट? इस k नॉट का 90% एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, राइट? तो आपके पास कितना एनर्जी बचा इवेंचुअली? अगर 90% लॉस्ट हो गया है, सो विच मीन्स आपके पास 10% ही बचा है, आपके पास 10% बचा है। सो 10% ऑफ द एनर्जी दैट इज लेफ्ट, वही आपको कन्वर्ट हुआ होगा स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस, आपको चीज़ें से समझ में आ रही होंगी। सिस्टम के पास शुरुआत में मान लीजिए 100 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी था, 90% इसमें से लूज हो गया, यानी कि सिर्फ 10 जूल ऑफ एनर्जी बचा है। तो वो 10 जूल ऑफ एनर्जी ही तो कन्वर्ट हो गया होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट? तो बस इसी चीज़ को यहाँ पे हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है एक ही लाइन में। अब खत्म। देखिए सवाल को अब, what is k naught? This is your half mv square, right? So half मास आपका कितना है? 5 into 10 to the power 4, 5 into 10 to the power 4 multiplied by velocity square। velocity आपका 10 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 to the power 2 कर दीजिए, multiplied by एक यहाँ पे 1/10 है। This is equal to half k multiplied by x square which is 1 square, ठीक है? अच्छा, यहाँ से हाफ आपका कैंसिल हो गया, तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट आता दिखाई दे रहा है 5, यहाँ से एक 0 से ये खत्म। सो 5 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए, ठीक? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2 men with weights in the ratio 4:3, ठीक है? तो W1 by W2 हमको दे रखा है 4/3। रन अप स्टेयर केस इन टाइम इन द रेशियो 12:1, 12:11। सो T1 बाई T2 भी हमको दे दिया है 12/11 टाइम का रेशियो। द रेशियो ऑफ पावर ऑफ द फर्स्ट टू दैट ऑफ सेकेंड इज हाउ मच, राइट? अब आप समझिए, पावर जो होता है दैट इज योर वर्क डन पर यूनिट टाइम, राइट? ओके, ये वेट है और यहाँ पे ये वर्क डन है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है? अच्छा, अब कितना वर्क डन किया होगा इंडिविजुअल पर्सन, दैट इज बेसिकली दी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? वो लोग स्टेयरकेस जो चढ़ा है, दोनों सेम हाइट गेन किया होगा, राइट? दोनों सेम स्टेयरकेस क्लाइम किया है। सो बोथ द पर्सन हैव क्लाइम्ड अप द सेम हाइट।
तो हम वर्क को क्या लिख सकते हैं, दिस इज सिंपली योर mgh अपॉन टाइम, राइट, और mg को रिप्लेस कर सकते हैं हम यहाँ पे वेट से, सो वेट इंटू h अपॉन टाइम। अब दोनों के लिए ही आपको हाइट कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू वर्क डन बाय टाइम। तो बस खत्म, P1 बाई P2 इज इक्वल टू W1 बाई W2 मल्टीप्लाइड बाई T2 बाई T1। W1 बाई W2 इज 4 बाई 3 एंड T2 बाई T1 इज 11 बाई 12, ये आपको हो जाएगा 11 बाई 9 एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर, A spring of force constant 800 न्यूटन पर मीटर हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो शुरुआत से ही स्प्रिंग में एक इलोंगेशन है 5 सेंटीमीटर का। द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर इज हाउ मच। तो ये आपका इलोंगेशन है, इसको हमने नाम दिया x1 और इसको हमने नाम दिया x2। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच। ये क्वेश्चन तो पता है ना, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितने से इंक्रीज हुआ है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। सो U फाइनल माइनस U इनिशियल, राइट, ओके। तो ये आपको हो जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। यहाँ से अगर आप हाफ के कॉमन ले लीजिए, सो दिस इज सिंपली x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब आपको सिर्फ डेटा को सब्स्टिट्यूट करना है। k की वैल्यू हमको दे रखी है सवाल में 800, x2 कितना हो जाएगा देखिए 15 सेंटीमीटर है, तो इसे आप क्या लिखोगे 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। So this is how much 225 into 10 to the power minus 4 minus, right, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 into 10 to the power minus 2, so 25 into 10 to the power minus 4, right, okay। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम 10 to the power minus 4 कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। ये आपको हो गया 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 4 और 225 माइनस 25 आपको हो जाएगा 200। तो यहाँ से हमको दिख रहा है आंसर हो जाएगा अपना 8 जूल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछता है द शेप ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी आपका होता है हाफ mv स्क्वायर, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे k इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर और ये एक पैराबोलिक कर्व होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, A force F is related to the position of a particle by the relation this much। ठीक है, तो हमको F का इक्वेशन दिया है, F is equal to 10x square न्यूटन। The work done by the force when the particle moves from x is equal to 2 to x equals to 4 मीटर is how much। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन है, सो वर्क डन आग का इक्वेशन होता है आपका F dx, राइट, लिमिट फ्रॉम x1 टू x2, खत्म। तो आपके पास F दिया हुआ है, दिस इज योर 10x स्क्वायर dx और हमें लिमिट भी दे रखा है, दिस इज फ्रॉम 2 टू 4। ठीक, अब 10x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए, 10 तो कांस्टेंट है उसको बाहर रख दीजिए, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3, लिमिट हो जाएगा आपका 2 से लेके 4 तक, तो ये हो गया 10, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 बाई 3 माइनस 8 बाई 3, दिस इज हाउ मच 10 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 64 माइनस 8 इज हाउ मच, दिस इज योर 56, right, so this is 560 by 3 joules which is your option number C। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या कह रहा है, अ ट्रेन ऑफ वेट 10 to the power 7 न्यूटन। समझिएगा बात को, ट्रेन का हमको वेट दिया है 10 to the power 7 न्यूटन, यानी कि ट्रेन का मास कितना हो जाएगा 10 to the power 6 kg, है कि नहीं, ग्रेविटी को 10 लेना बोला गया है। is running on a travel track with a uniform speed of 36 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर्स पर सेकेंड में हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स इज 0.5 kgf पर क्विंटल। अब एक क्विंटल का मतलब होता है 100 kg। द फ्रिक्शनल फोर्स जो इस पे लग रहा है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज 0.5 kgf, राइट ना। kgf का मतलब है, अगर आपको इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दिस एंटायर थिंग इज इक्विवेलेंट टू 5 न्यूटन, राइट। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज 5 न्यूटन पर क्विंटल पर 100 kg ऑफ दिस मास, राइट। यहाँ पे टोटल मास कितना है 10 to the power 6 kg, सो टोटल फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, टोटल फ्रिक्शन
जो लग रहा है दैट इज 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶, राइट। सो दिस इज हाउ मच, ये आपको हो जाएगा 5 × 10⁴ न्यूटन। तो इतना फ्रिक्शन लग रहा है, दिस इज द टोटल फ्रिक्शन एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। पावर ऑफ द इंजन इज, अब आप समझिए, इंजन को इतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, इंजन जो फोर्स लगा रहा होगा दैट हैज टू बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स बिकॉज द एंटायर थिंग इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि नेट फोर्स 0 रहा होगा, यानी कि जो पावर इंजन लगा रहा है दैट इज सिंपली F × V एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स 5 × 10⁴ मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो यहाँ से ये आ रहा है 5 × 10⁵ वॉट, 5 × 10⁵ वॉट, लेकिन यहाँ पे किलोवाट्स में है तो इसको 500 किलोवाट लिख सकते हैं। दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमसे कहता है स्टोन ऑफ मास 2 kg इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 98 जूल। द हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज गिवन बाई वॉट। तो ये आपका स्टोन है, राइट। हमने इसे ग्राउंड लेवल से ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है विद अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 98 जूल्स। ठीक है, तो इनिशियली सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है दैट इज व्हाट, सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है दैट इज सिंपली U + K, और यहाँ पे U तो 0 है एंड K इज योर 98। ओके, चलिए मान लेते हैं कि H हाइट पे सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, बट पोटेंशियल इज U' एंड काइनेटिक इज K'। ठीक है, अच्छा K' क्या है, K' हमसे कहता है इट इज हाफ ऑफ द इनिशियल एनर्जी दैट इज योर K/2, राइट। एंड व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी रिमेन्स एवरी टाइम कांस्टेंट। तो शुरुआत में टोटल एनर्जी सिर्फ K के बराबर था, सो दिस इज ऑल्सो K U' + K/2। तो यहाँ से हमको दिख रहा है U' इज सिंपली K/2। अब U' क्या है, U' इज योर mgh, दिस इज योर mgh, खत्म। तो यहाँ से आपका हाइट निकल आएगा दैट इज K/2 mg। K की वैल्यू 98 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, इसको कट किया तो ये 10 हो जाएगा एंड दिस बिकम्स योर 2.5 मीटर्स विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमसे क्या बोलता है, अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेस अ हाइट इक्वल टू अर्थ्स रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ। ओके, तो ये आपके पास एक बॉडी है, आपने इसको वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट किया तो ये ऊपर जाता है, ठीक है, r रेडियस तक जाता है, फिर वापस लौट के आ जाएगा। द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट, कब ग्रेटेस्ट पावर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो अब बात को समझिए, पावर इज बेसिकली F.V, ये बेसिकली आपको एक वेक्टर प्रोडक्ट है कि नहीं, ठीक है, विच इज बेसिकली FV cos थीटा। तो पावर मैक्सिमम कब होगा, पावर मैक्सिमम तब होगा जब आपका एक तो cos थीटा 1 होना चाहिए, विच मीन्स फोर्स एंड वेलोसिटी शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, और फोर्स भी मैक्सिमम हो और वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो वो कब होगा, वो तो तभी होगा ना जब ये पार्टिकल जब लौट के आया है जस्ट बिफोर टचिंग द अर्थ, जस्ट बिफोर हिटिंग, इसका वेलोसिटी भी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका ये वेलोसिटी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस पे फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है विच इज़ बेसिकली mg। दोनों ही मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा आपका इसी वक्त होगा और mg भी सबसे ज़्यादा इसी वक्त होगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में भी है, विच मीन्स एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, in the diagram shown the potential energy U of a particle is plotted against its position x from the origin, then which of the following statement is correct, right? Okay, हमको बताना है कि x1 x2 x3 इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि नहीं, अगर है तो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक दी ऑप्शंस। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, इक्विलिब्रियम होने का मतलब है दैट फोर्स शुड बी 0, राइट, विच मीन्स du/dx शुड बी 0। सो बेसिकली स्लोप 0 होना चाहिए u वर्सेस x का। अब हमको इस x1 पे और इस x3 पे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्लोप 0 नहीं है, यानी कि x1 x3 तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी नहीं है,
x1 x3 तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी नहीं है। जहाँ तक बात आपकी x2 के आती है, हाँ ठीक है, यहाँ पे स्लोप आपका जीरो है। अब हमको चेक करना है कि ये आपको अनस्टेबल है कि स्टेबल है। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जब एनर्जी आपका मैक्सिमम होता है तो वहाँ पे आपको वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। सो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, विच मीन्स नन ऑफ दीज, राइट, नन ऑफ दीज। तो ये आपको पता होना चाहिए, यू मैक्सिमम मतलब कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसका एक और तरीका होता है चेक करने का, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर शुड बी लेस दैन जीरो। अगर ये भी सिचुएशन है जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है इस पॉइंट के लिए, विच मीन्स ये आपको एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। दिस इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, अपने पढ़ते हैं ना मैक्सिमम मिनिमम में मैथमेटिक्स में। चलिए, moving on to the next question, question number 15. A particle is projected with a velocity u making an angle theta with the horizontal. The instantaneous power of the gravitational force is आपको टाइम के साथ उसका रिलेशन बताना है। इज नेगेटिव फॉर कंप्लीट पाथ, इज कांस्टेंट थ्रू आउट, वेरीज लिनियरली विद टाइम। ओके, अच्छा ध्यान से देखिए, आपने इसको u स्पीड दिया है, शुरुआत में एंगल थीटा है। किसी भी मोमेंट पे अगर हम इसको जज करें तो इट इज़ गोइंग टू हैव टू कंपोनेंट्स। इसका जो स्पीड होगा इट इज़ गोइंग टू हैव टू कंपोनेंट्स, एक आपको वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी नहीं चेंज होता, राइट, और वर्टिकल कंपोनेंट इट चेंज। किसी भी टाइम टी पे ये वी वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, है कि नहीं। वर्टिकल कंपोनेंट शुरुआत में यू साइन थीटा था तो यू साइन थीटा माइनस जी टी होगा, ठीक है। और यू एक्स तो आपका हमेशा यू एक्स यानी कि यू कॉस थीटा ही रहने वाला है। अच्छा, जहाँ तक फोर्स की बात है, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज योर एम जी, ठीक है। तो अगर हम लोग पावर की बात करें, सो पावर इज गोइंग टू बी अगेन एफ डॉट वी, राइट, विच इज नथिंग बट एम जी। अच्छा, यहाँ पे विथ साइन पुट करेंगे सबको हम लोग, विच इज माइनस एम जी जे कैप डॉट वी को क्या लिखोगे, यू एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अच्छा, आप जब जे डॉट आई करोगे वो तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आपको निकल के आ रहा है माइनस एम जी वी इंटू वाई। तो बस यही करना है, माइनस एम जी, और वी वाई कितना है वो यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, दिस इज योर यू साइन थीटा माइनस जी टी, दिस इज दी पावर। अब आपको इस इक्वेशन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पावर कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, एंड इट इज़ वेरिंग लीनियरली विथ टाइम, ठीक है। और क्या ये पावर हमेशा थ्रू आउट द जर्नी नेगेटिव है, तो आप चेक कर सकते हो ऐसा नहीं होगा। पावर पॉजिटिव कब होगा, पावर पॉजिटिव तब होगा जब फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो आपको 90 डिग्री से कम हो, राइट। और इसके इधर, इसके राइट साइड अगर आप देखो किसी भी सिचुएशन के लिए, आपका वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, आपका फोर्स इधर है, तो ये सब एंगल आपको 90 से कम है। सो राइट साइड टू दिस एच मैक्स आपको पावर जो है वो पॉजिटिव है, और इसके इधर क्या अगर आप कहानी देखें, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है और ये आपका फोर्स वेक्टर है, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्रीज, तो आपको पावर नेगेटिव होगा, ठीक। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट मे बी पॉजिटिव, मस्ट बी नेगेटिव, मस्ट बी जीरो। तो ये जो मस्ट वाला वर्ड होता है ना, चेक हमको इसको करना होता है, क्या ये हमेशा ट्रू है, मस्ट बी नेगेटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अब आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि आपका ये पार्टिकल है वो राइट साइड मूव कर रहा है, सो यस डेफिनेटली इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है, सरफेस अगर रफ है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट आगे है, यानी कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज नेगेटिव। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन नेगेटिव हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, मस्ट वाला ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। क्यों, यहाँ पे आपके पास एक और एग्जांपल है, राइट। रोटेशन में, रोलिंग टॉपिक में हम लोग को ये बताया जाता है कि रोलिंग अगर ये प्योर रोल कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो, तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो है, राइट। तो मस्ट वर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इट कैन बी नेगेटिव नॉट मस्ट, इट कैन बी जीरो नॉट मस्ट। अच्छा, मे बी पॉजिटिव, मे वर्ड सुन के अच्छा लगा, तो अगर हम एक एग्जांपल शो कर दे जहां पे फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। तो बड़ा ही क्लासिक और स्टैंडर्ड सा एग्जांपल होता है टू ब्लॉक सिस्टम का। मान लीजिए कि ये दो ब्लॉक है, दोनों के बीच में अच्छा खासा फ्रिक्शन है, और आपने लोअर ब्लॉक को पुल किया है
ठीक है, दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे येलो वाला ब्लॉक फ्रिक्शन आगे लगाएगा और नीचे वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो अगर आप सिर्फ इस वाइट वाले ब्लॉक के ऊपर ध्यान से देखें तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है और इस पे फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है, विच मीन्स वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज पॉजिटिव। और ये फ्रिक्शन स्टैटिक है, वाई? बिकॉज दिस वाइट ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग ओवर दिस येलो ब्लॉक। जब तक स्लिपिंग नहीं होता है तब तक वो फ्रिक्शन स्टैटिक होता है, ठीक है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आ जाइए इसमें। A running man has the same kinetic energy as that of boy of half his mass, ठीक है। ओके, तो आपके पास एक तो मैन है और एक अपने पास बॉय है। लेट अस मेक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दोनों का हमको कहता है काइनेटिक एनर्जी सेम है। ओके, मान लेते हैं कि इसका स्पीड v1 है और इसका स्पीड v2 है। मासेस के बारे में क्या बोलता है? बॉय ऑफ हाफ इज मास, ठीक है। तो अगर आदमी का मास m है तो बॉय का मास है m/2, राइट। सो फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। वाई? बिकॉज k इज सेम, सो आई कैन राइट हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m/2 v2 स्क्वायर, है कि नहीं? तो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो हाफ m आपका खत्म हो गया। सो v2 इज नथिंग बट योर √2 v1, राइट। तो यहाँ से हमको v2 समझ में आता है कि वो आपको √2 v1 है। अब फिर क्या बोलता है? द मैन स्पीड्स अप बाई 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब मैन का जो नया स्पीड है वो है v1 + 2, राइट। एंड द बॉय चेंजेस हिज स्पीड बाई x मीटर्स पर सेकेंड। तो बॉय का जो स्पीड है वो अब √2 v1 प्लस आपका कुछ नया स्पीड है, सो √2 v1 प्लस x, ठीक। So that the kinetic energies of the boy and the man are equal again। तो फिर से दोनों का एनर्जीज को सेम कर देते हैं। दिस इज योर हाफ m v1 + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m/2 √2 v1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आपका हाफ m खत्म, 2 को उधर भेज दीजिए और बोथ साइड्स अंडर रूट भी ले लीजिए। सो दिस बिकम्स योर √2 v1 + 2 इज इक्वल टू √2 v1 प्लस x। तो यहाँ से आपको देखना चाहिए कि ये आपका √2 v1 ये तो आपका खत्म हो जाएगा। दिस इज योर 2 √2 एंड दिस इज योर x। तो आपका x आ गया 2 √2, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 2 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देखिए तो ये आपका पार्टिकल है, आपने इसको रेस्ट से रिलीज किया है, तो इनिशियल स्पीड इसका 0 है, विच मीन्स शुरुआत में कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इसके पास सिर्फ भर के पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज नथिंग बट mgh। अज्यूमिंग ग्राउंड को हमने रेफरेंस लिया है, दैट इज ग्राउंड लेवल का एनर्जी 0 माना है हमने, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके, एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 2 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लेते हैं कि h' हाइट पे जब ये पहुंचा है, इस समय जो इसका काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ 2 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आपका होता है u + k, राइट। और हमसे कहता है दैट k इज ट्वाइस ऑफ u, तो k को रिप्लेस कर देते हैं 2u से, सो दिस इज योर 3u। अब टोटल एनर्जी काम करते हैं, इसको u' बोल देते हैं, सो दिस इज योर u'। अब टोटल एनर्जी तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट। सो इस समय आपका टोटल एनर्जी है 3u' और शुरुआत में आपका टोटल एनर्जी है u विच इज नथिंग बट mgh, राइट। नाउ व्हाट इज u'? आपका हो जाएगा mgh'। mgh' इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ से आपका h' आ गया है h/3। सो h/3 हाइट पे ये सब काम हो रहा है, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि ये वाला हाइट h/3 है। सो यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपका हो जाएगा 2h/3। सो स्पीड कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे? सो हम लिख सकते हैं v² इज इक्वल टू u² जो कि 0 है, 2g हाइट फॉलन इज 2h/3। तो यहाँ से मेरा v आ जाएगा 2√gh/3। तो हमको पता चल गया है कि h' है आपका h/3 और स्पीड है आपका 2√gh/3 विच इज योर ऑप्शन नंबर बी, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, a block of mass 2 kg is kept at origin at t equals to 0 and is having a velocity of 4 root 5 meters per second in positive x direction. The only force acting on it is conservative, सिर्फ conservative force है, and its potential energy is defined by this function. ठीक है, तो आपको u दे रखा है, दिस इज योर माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 15, इट्स वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज मिनिमम। अब समझिए, एक्सेलरेशन मिनिमम कब होगा? जब आपका फोर्स मिनिमम होगा। तो सबसे पहले इस u के मदद से हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं, विच इज़ नथिंग बट माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, दिस इज योर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 0, सो माइनस को अंदर भेज दीजिए, दिस इज योर 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब हमको फोर्स को मिनिमाइज करना है, हमको पता करना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस फोर्स इज गोइंग टू बी मिनिमम। तो डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर कर दीजिए, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू 0, सो दिस इज योर व्हाट 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि फॉर x इज इक्वल टू 2, फॉर x इज इक्वल टू 2 आपको फोर्स मिनिमम होगा, विच मीन्स एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, है कि नहीं? और हमसे क्या पूछा है? इट्स वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज मिनिमम। तो हमको ये बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 2। नाउ वी आर गोइंग टू गो विथ एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है सिचुएशन में। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपका k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल, राइट? ओके, आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर, 4 रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 इंटू 5 विच इज योर 80, प्लस व्हाट इज योर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, यानी कि x इज इक्वल टू 0 से, तो इस फंक्शन में x को 0 पुट करो तो 15 आ जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो हाफ m यानी कि मास इंटू वी स्क्वायर, हमको v ही निकालना है, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 2। अब इस फंक्शन में x की वैल्यू को 2 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2 की पावर क्यूब विच इज योर माइनस 8 प्लस 24 प्लस 15, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 2। तो ये कितना हो जाएगा? एक बार चेक कर लो, हाँ ठीक है। सो माइनस 18 प्लस 24 इज प्लस 16, और 16 और 15 कितना हो जाएगा? 31। सो 31 जूल, यहाँ पे 31 लिख दिया हमने, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब देखिए, ये आपको 2 से 2 खत्म, दिस इज 80, 80 प्लस 15 इज व्हाट? 95, राइट? ये 2 से 2 खत्म, 31 को इधर ले आइए, सो माइनस 31, दिस इज योर वी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट? 64, दिस इज योर 8 मीटर्स पर सेकेंड, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द स्पीड v reached by a car of mass m driven with constant power p is given by what? तो आपका यहाँ पे पावर जो है वो कांस्टेंट है, सो पावर को हम लिख सकते हैं f इंटू वी, और यहाँ पे हम f को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट? m a इंटू वी। अच्छा, इस a को भी हम लिख सकते हैं v डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई वी, राइट? dx को उधर ले चलिए, m को भी ले चलिए, सो दिस बिकम्स p बाई m इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी वी। दोनों तरफ इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है? 0 से लेके v तक, 0 से लेके x तक, सो दिस बिकम्स p बाई m इंटू एक्स इज इक्वल टू वी क्यूब बाई 3। तो यहाँ से आपको v कितना दिख रहा है? v इज योर 3px डिवाइडेड बाई m होल टू द पावर 1/3, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 21। अ मैन प्लेसेस अ चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l ऑन अ टेबल स्लोली। ठीक है, धीरे धीरे इस लंबी चेन को वो टेबल पे रख रहा है। इनिशियली धीरे धीरे, यानी कि हम हर मोमेंट पे स्पीड को 0 मान सकते हैं। इनिशियली द लोअर एंड ऑफ द चेन जस्ट टचेस द टेबल। ठीक है, तो शुरुआत में ये लोअर चेन जस्ट टेबल को टच कर रहा है। द मैन ड्रॉप्स द चेन व्हेन हाफ ऑफ द चेन इज इन द वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, तो इस सिचुएशन तक तो वो चेन को धीरे धीरे लेके आता है और उसके बाद चेन को छोड़ देता है। देन द वर्क डन बाय द मैन इन दिस प्रोसेस इज हाउ मच? ठीक,
तो यहाँ से लेके इस सिचुएशन तक लाने में कितना वर्क डन वो किया होगा, क्योंकि इसके बाद तो वो छोड़ दिया, उसके बाद जो कर रहा है ग्रेविटी कर रहा है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो हमको बताना है व्हाट इज द वर्क डन। तो ऐसे सिचुएशंस में वर्क डन जो होता है, अगेन इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब इस तरीके के कंटिन्यूअस मास बॉडी में आप जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो mgh, वहाँ पे आप हाइट लेते हो सेंटर ऑफ मास का हाइट। आई होप आपको पता है। तो इस पूरे सिस्टम का मास है आपको m, लेंथ है आपको l, तो सेंटर ऑफ मास का जो हाइट है इस समय वो आपको ग्राउंड लेवल से l/2 पे है, ठीक है। सो हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम का, दैट इज mg/L/2। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब समझिए, ये आधा लेंथ है, ये आधा लेंथ है, तो आधे लेंथ का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा, तो ग्राउंड लेवल से कहाँ पे होगा, समझिएगा, ये पूरा लेंथ l/2 है, विच मीन्स दिस इज योर l/4, और इतने से का मास कितना हो जाएगा m/2, ये तो आधा ही मास है। तो इस सिस्टम का एनर्जी आपको कितना हो जाएगा m/2 g, और h हो जाएगा आपका l/4, ठीक है। सो दिस इज योर mgl/8 माइनस mgl/2, यहाँ से आप 8 को एलसीएम ले लें तो ये आपको हो जाएगा mgl माइनस 4 mgl, विच मीन्स माइनस 3 mgl डिवाइडेड बाई 8, एंड दिस इज द वर्क डन विच इज योर ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक इज अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस मच। तो इस सवाल में आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये फोर्स आपको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है आपके पास। व्हेन द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम x इज इक्वल टू -2 टू x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, वो आपको राइट साइड हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट साइड और फोर्स आपको लग रहा है लेफ्ट साइड, राइट। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है फोर्स के कारण, दैट वर्क डन इज गोइंग टू बी नेगेटिव, एंड अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर वर्क डन नेगेटिव है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव होगा, और हमसे वही पूछा गया है। सो यू नीड नॉट सॉल्व इट ओवर हियर। आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उतना करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। अ पेंडुलम ऑफ मास m, ये आपको पेंडुलम है, इज पुल्ड फ्रॉम पोजीशन A बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ F विच इज mg/3। वेलोसिटी एट पॉइंट B इज हाउ मच। एक देखिए, इस पॉइंट से A पॉइंट से हमने एक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट फोर्स लगाया है mg/3, जिससे हम इसे खींच के यहाँ तक ले आए। तो हमसे पूछ रहा है कि इस सिचुएशन में इसका स्पीड कितना है, व्हाट इज द वेलोसिटी, ठीक है। इसमें हम लोग लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अपने को वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन दो वजह से है, एक तो आपको ग्रेविटी का वर्क डन होगा, और एक जो ये फोर्स F लग रहा है उसका वर्क डन, ठीक है। अच्छा, अब वर्क डन निकालने से पहले वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल। समझिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है इस पार्टिकल का वो इतना हुआ है, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है व्हेन इट मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, है कि नहीं। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात है, अगर ये लेंथ L है तो ये आपको हो जाएगा हाउ मच, L साइन 37 डिग्री, है ना। अच्छा, व्हाट इज साइन 37? साइन 37 हमको होता है 3/5, एंड कॉस 37 अपना होता है 4/5। तो ये आपको हो जाएगा L 3 × 5, सो 3L/5। एंड व्हाट अबाउट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखिए, ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ आपको हो जाएगा L cos 37 विच इज 4L/5। तो ये बचा हुआ लेंथ क्या होगा, L माइनस 4L/5। समझिए, ये आपको है 4L/5, सो L माइनस 4L/5।
तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपको हुआ है L/5। बस खत्म। अब देखिए यहाँ पे ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, ग्रेविटी इस पे हमेशा नीचे लग रहा है, mg हमेशा नीचे लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है L/5। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mg L/5। अच्छा, इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल है तो हमको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए। दिस इज योर mg/3 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 3L/5। दिस इज योर डेल्टा के। ओके, अच्छा ध्यान से देखिए आप, 3 से 3 आपका यहाँ पे खत्म हो गया। सो माइनस mg/5 प्लस mg/5, तो ये तो जीरो हो गया। समझ में आ रहा है, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है। अब शुरुआत में ये रेस्ट पे है, यानी कि यहाँ पे भी इसका वेलोसिटी जीरो ही रहा होगा, तभी तो चेंज जीरो हुआ, विच मीन्स आंसर इज जीरो। समझ में आ रहा है, डेल्टा के का मतलब क्या है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब यही जीरो है तो इसको भी तो जीरो होना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 24। This is also an interesting problem. Assuming that the potential energy of spring is zero when it is stretched by x naught. Now this is the situation जब आपका spring natural length में है। Generally जब spring natural length पे होता है उस समय हम लोग सिस्टम का potential energy को जीरो मानते हैं, राइट? ये commonly used practice है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको उसको ही जीरो मानना है, हम उसको कुछ भी मान सकते हैं, दैट इज अ रेफरेंस थिंग। अब बात को समझिए, जब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल और एक ऑब्जेक्ट आपका h हाइट पे है, राइट? तो हम लोग कहते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी है mgh। हम लोग ये क्यों बोले, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि रेफरेंस लेवल मेरा ग्राउंड है और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका एनर्जी mgh है। सो बेसिकली ये रेफरेंस लेवल को हम कुछ और भी बोल सकते थे, हम डिफाइन कर देते कि मेरा रेफरेंस लेवल जो है वो 5 जूल है। तो अब इस पॉइंट का एनर्जी जो है वो है, जो एनर्जी होगा वो आपका mgh+5 हमेशा के लिए हो जाएगा। सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी आप रेफरेंस लेवल का एनर्जी को बार बार चेंज कर सकते हैं। सेम गोज विथ योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग इस बैटरी की बात करें तो ये बैटरी सपोज आपका 5 वोल्ट का है, तो ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल को आप 5 बोल सकते हो और इस पॉइंट के पोटेंशियल को आप 0 बोल सकते हो। सो दैट 5 - 0 इज 5। आप चाहो तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को 2 बोल दो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको 7 हो जाएगा। सो द बेसिक लॉजिक इज 7 - 2 शुड बी 5, 5 - 0 शुड बी 5, पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी ऑलवेज 5। सो यही लॉजिक आपको इस सवाल में भी लगाना होगा। इस सवाल में हमसे क्या बोल दिया कि जब हमने स्प्रिंग को x0 से इलोंगेट किया है, अब इसका जो एनर्जी है, अब जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने 0 बोल दिया। Assuming that the potential energy of spring is 0 when it is stretched by x0, then its potential energy when it is compressed by x0/2 is how much? अगर इसको 0 बोल दिया तो अब बताइए, जब ये x0/2 कंप्रेस्ड है, अब इसका एनर्जी कितना है? ठीक है, अब समझिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हैज टू रिमेन सेम। ठीक है, तो हमारे प्रीवियस कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि इस सिचुएशन और इस सिचुएशन के एनर्जी का डिफरेंस क्या है। लेट अस कॉल इट एज सिचुएशन नंबर 2 एंड दिस एज योर सिचुएशन नंबर 1। तो हमारा जो पुराना कन्वेंशन है उसके हिसाब से हम u1 - u2 निकाल लेते हैं। तो पुराने कन्वेंशन के हिसाब से जब आपको ये x0/2 कंप्रेस्ड है तो ये एनर्जी आप चुपचाप बोल देते हो हाफ के x0/2 का होल स्क्वायर माइनस, और जो सिचुएशन नंबर 2 है इसका एनर्जी आप चुपचाप बोल देते हो हाफ के x0², अज्यूमिंग कि ये एनर्जी आपका 0 था, नेचुरल लेंथ वाला एनर्जी आपका 0 था। ठीक है, सो वी आर जस्ट फाइंडिंग दी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंसेस, क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है भले आपने रेफरेंस चेंज कर दिया हो। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज योर हाफ के x0² डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ के x0², राइट? तो यहाँ से आप चाहो तो हाफ के x0² को कॉमन ले लो, दिस बिकम्स योर 1/4 माइनस 1, दिस इज योर -3/8 के x0²। Now this has to remain constant, right? अब नए कन्वेंशन के हिसाब से हमको पता करना है कि what is u1। तो u1 - u2 ये आपको हमेशा
-3/8 के एक्स नॉट स्क्वायर रहेगा, ठीक है। सो U1 हमें बताना है अब, माइनस U2 कितना है। नए कन्वेंशन के हिसाब से जब ये एक्स नॉट इलोंगेटेड है तो आपको एनर्जी अब जीरो मान लेना है, तो मान लिया जीरो। सो -3/8 के एक्स नॉट स्क्वायर, यानी कि नए सिस्टम के हिसाब से आपका एनर्जी वन सिचुएशन वाले के लिए हो जाएगा -3/8 के एक्स नॉट स्क्वायर, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये सवाल एकदम क्लियर है, काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि एनर्जी डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, भले आपने रेफरेंस को चेंज कर दिया हो। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। A simple pendulum is released from A as shown in the figure. If M and L represent the mass of the bob and length of the pendulum, the gain in kinetic energy at point B is how much? तो ये आपका बॉब रहा, जब वो इस पॉइंट पे आया है, so what is the gain in kinetic energy? So this सवाल is quite simple basically. So gain in kinetic energy is equal to loss in potential energy, right? Now what is loss in potential energy? लॉस के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि what is the loss in height, right? और ये हाइट कितना होगा? This height is nothing but, अगर ये आपका लेंथ L है, so this is your L cos 30. This height is L cos 30. So this is your mg L cos 30 degree, which is nothing but √3 mg L by 2. This is your option number C. ठीक. Next question, question number 26. A body of mass 3 kg acted upon by a constant force is displaced by s meter, given by the relation s is equal to 1/3 t square, where t is in seconds. Work done by the force in 2 seconds is how much? तो ध्यान से देखिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज टी स्क्वायर बाई 3. इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो ds बाई dt आप निकालिए, ये आपको आ जाएगा 2t/3. दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको a आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन, दैट इज योर dv बाई dt. दिस इज योर 2/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमसे बोलता है 2 सेकेंड में पार्टिकल के ऊपर क्या वर्क डन किया गया, तो 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट आपको कितना होगा? 1/3, टी की जगह 2 पुट कीजिए तो ये आपको हो गया 4, तो 4/3 मीटर है डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. और आपका फोर्स तो कांस्टेंट ही है, क्यों? क्योंकि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. सो मास इंटू एक्सेलरेशन कर दीजिए, सो 3 इंटू 2/3, और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है? 4/3. सो ये हमको दिख रहा है आता हुआ 8/3 जूल्स. दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27. ओके, अ पंप इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 600 kg ऑफ वाटर पर मिनट फ्रॉम अ वेल 25 मीटर डीप and to eject it with a speed of 50 meters per second. The power required to perform the above task is how much? तो हमको उस पानी को, हमको 600 kg पानी, 600 kg पानी को 25 मीटर डेप्थ से उठा के ऊपर लाना है. एट द सेम टाइम जब वो ऊपर आए तो उसका स्पीड 50 मीटर्स पर सेकेंड भी होना चाहिए, और ये सारा काम हमको करना है 61 मिनट में, ठीक है. सो पावर इज बेसिकली टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम, राइट. एक तो हमको उसको पोटेंशियल एनर्जी गेन कराना है, साथ ही साथ जब वो ऊपर आए तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए. सो वर्क डन बाय द पंप इज बेसिकली गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड, है ना. टोटल एनर्जी जो उसने गेन किया है पानी ने, वो तो mgh प्लस हाफ mv² है, तो इतना ही काम करना पड़ा होगा उस पंप को, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है. खत्म कहानी. मास कितना है? 600 है, ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, हाइट 25 प्लस हाफ m 600 एंड वेलोसिटी स्क्वायर 50 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपको हो गया 2500 डिवाइडेड बाई 1 मिनट का मतलब आपको होता है 60 सेकेंड्स, ठीक. तो ये 60 को इससे कट किया तो 10 हो गया, इससे कट किया तो भी 10 हो गया. सो दिस बिकम्स योर 2500 प्लस, और ये आपको 5 हो गया. सो दिस इज योर 12500. सो दिस इज योर 15000. दिस इज योर 15 किलो वॉट. ऑप्शन नंबर बी, ठीक. चलिए
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अगेन ये आपको एक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल ही है। अ फोर्स एक्सर्टेड बाई अ कंप्रेशन डिवाइस इज गिवन बाई kx multiplied by x minus l. So force is a function of x given by k into x multiplied by x minus l. तो कंप्रेशन डिवाइस है, सो बेसिकली कुछ स्प्रिंग जैसा होगा, लेकिन स्प्रिंग का जो फोर्स होता है सिंपली k इंटू एक्स, वो लॉ नहीं फॉलो कर रहा है, कुछ और ही लॉ है यहाँ पे, के एक्स इंटू एक्स माइनस एल, वेर एल इज द मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेशन, x is the compression and k is the constant. ठीक है, the work required to compress the device by a distance d will be maximum for what value of d. तो वर्क डन हमको मैक्सिमाइज करना है, समझिए, वर्क डन इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है, जो भी आपका कंप्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका वर्क डन चेंज होगा, हमें वर्क डन को मैक्सिमाइज करना है. सो for maximum work done what we need to do is dw by dx should be equal to 0, maximum minimum. ठीक है, अच्छा, अब ये dw क्या होता है? a very small work done is equal to force multiplied by a very small displacement, है कि नहीं? तो हम इस dw को रिप्लेस कर सकते हैं f dx डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 0, यानी कि हम यहाँ से शो कर सकते हैं कि f इज इक्वल टू 0, यानी कि जब आपका फोर्स 0 होगा फॉर दैट वैल्यू ऑफ x योर वर्क डन विल बी मैक्सिमम. तो आपके पास फोर्स का इक्वेशन है, इसको 0 से इक्वेट कीजिए, दैट इज kx इंटू एक्स माइनस एल इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ रहा है 0 और l, राइट. सो ऑब्वियसली ऑप्शंस के हिसाब से, और अगर आपने x 0 लिया है विच मीन्स वो तो पॉसिबल ही नहीं है, जब तक डिस्प्लेस नहीं करोगे तो वर्क डन कहाँ से आ जाएगा. सो फॉर d इज इक्वल टू l आपका वर्क डन मैक्सिमम होगा. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. ओके, अ बॉय ऑफ मास 1 kg मूव्स फ्रॉम अ बॉय ऑफ मास 1 kg. पहली बात तो यही समझ में नहीं आता डेटा कैसे सेट करते हैं. लड़का 1 kg का है, जरूर माल न्यूट्रिशन बॉय है. अ बॉय ऑफ मास 1 kg मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए to point B. During the motion of body, a force of this much is acting. The work done by the force on the particle displacement is how much? ओके, तो A से B पे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया? 3 माइनस 2 आई कैप प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 है ना, सो माइनस जे कैप प्लस 5 माइनस 4 विच इज 1, सो सिंपली के कैप. ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आपको फोर्स वेक्टर दिया ही है. सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट आर, एफ है अपना 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप, डिस्प्लेसमेंट है अपना आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. सो 2 आई के साथ रिजल्ट देगा 2, माइनस 4 जे माइनस जे के साथ रिजल्ट देगा 4. सो द आंसर इज 6 जूल्स. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. An adult weighing 600 Newton raises the center of gravity of his body by 0.25 meter while taking each step of 1 meter length. ठीक है, तो जब 1 मीटर लंबा स्टेप वो वॉक करता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो जाता है बाय 0.25 मीटर. इसका मतलब ये कि जब वो 1 मीटर चला होगा तो उसको डेफिनेटली इस सीढ़ी पे चढ़ना पड़ जाएगा, है ना. वो यहाँ पे आ जाएगा, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.25 से राइज हो गया है, यानी कि ये स्टेप का हाइट ही आपको रहा होगा 0.25 मीटर. एनीवेज while taking each step of 1 meter length in jogging, if the jogging for 6 kilometer, so I think they meant कि वो जो लड़का है वो 6 किलोमीटर जॉग करता है. Calculate the energy utilized by him in jogging, assuming that there is no energy loss due to friction of ground and air. Assuming that body of adult is capable of converting 10% of the energy intake in the form of food, calculate the energy equivalents of food that would be required to compensate energy utilized for jogging. ठीक है, सो बेसिकली इस सवाल में दो चीज़ उन्होंने पूछ लिया है, लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ है वो इस वाले सवाल के लिए है. कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ फूड दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कॉम्पनसेट एनर्जी यूटिलाइज फॉर
जॉगिंग। इस सवाल का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हालांकि उन्होंने यहाँ पे भी एक सवाल पूछ लिया, कैलकुलेट द एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय हिम इन जॉगिंग। ठीक है, अच्छा, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला पार्ट हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। समझिए सवाल क्या कह रहा है कि वो जो लड़का है ना, वो आपको जॉग कर रहा है और वो 6 किलोमीटर जॉग करता है वाइल जॉगिंग फॉर 6 किलोमीटर। सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हाइट से टोटल राइज किया है। सो 0.25 मीटर से राइज करता है फॉर 1 मीटर लेंथ। ठीक है, सो टोटल राइज इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 6 किलोमीटर विच इज 6,000 मीटर। समझ में आ रहा है ना, 1 मीटर ट्रैवल करने पे 0.25 का रेज है, तो 6,000 मीटर करने पे कितना आ जाएगा? दिस इज योर 1500 मीटर। तो इतने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज किया है, राइट? तो वो कितना वर्क डन किया है? वर्क डन बाई अडल्ट। वर्क डन बाई अडल्ट इज बेसिकली mgh। मास उसका कितना है? m इंटू जी हमको दे रखा है यहाँ पे सवाल में 600 मल्टीप्लाइड बाई सेंटर ऑफ मास उसका राइज किया है 1500 से। तो ये कितना हो गया? 16 इंटू 5 इज 90, सो 90 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल्स। तो इतना एनर्जी वो खर्च किया है, अडल्ट इतना वर्क डन किया है, यानी कि वो इतना एनर्जी यूज किया होगा, जो भी उसके अंदर का बॉडी का उसका जो खुद का एनर्जी है। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर, कैलकुलेट द एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय हिम। ठीक है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमको जो ऑप्शन दिया है वो अगले पार्ट के लिए है। अज्यूमिंग दैट बॉडी ऑफ अडल्ट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग 10% ऑफ द एनर्जी इनटेक। तो वो जो खाना खाता है ना, खाना खाने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ उसका 10% ही वो यूज कर पा रहा है टू डू वर्क। ठीक है, assuming that the body of adult is capable of converting 10% of energy intake in the form of food. ठीक है, calculate the energy equivalent of food, right? अगर वो 100 जूल एनर्जी ऑफ खाना खाता है तो उसमें से सिर्फ 10% को ही कन्वर्ट कर पा रहा है काम करने के लिए, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? सिंपली 10 जूल। ठीक है, तो हमसे ये 100 पूछ रहा है, टोटल उसको कितना एनर्जी का खाना खाना चाहिए? तो मान लीजिए उसको x जूल एनर्जी ऑफ खाना खाना चाहिए, तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 90 इंटू 10 टू द पावर 4। समझ में आ रहा है? 10% ऑफ x, अगर वो x जूल एनर्जी का खाना खाएगा तो उसका 10% ही कन्वर्ट हो पा रहा है वर्क के लिए। सो 10 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 90 इंटू 10 टू द पावर 4। तो यहाँ से ये शून्य से शून्य कट गया, x इज इक्वल टू 90 इंटू 10 टू द पावर 5 और 9 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो इतना एनर्जी का उसको इनटेक लेना चाहिए, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, that was a complete one shot session on work energy power 30 questions. Yes, we have done all the questions uploaded by NTA on its Abhyas app. Apart from this, we have done several PYQs of 2020 और 2021 Feb और March attempt। सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड कीप लविंग, कीप शेयरिंग। हम लोग ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।